हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांजलि सैनी। फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई इस मोटिवेशनल कोट से। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। फ्रेंड्स, जब हम दूसरे विचारों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, जैसे कि कौन क्या कहेगा या फिर हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दूसरे हमें डिमोटिवेट करते हैं, तो हमें वो सब विचार निकाल देने चाहिए और अपने लक्ष्य को देखते हुए और उस पर वर्क करते हुए हमें अपने लक्ष्य के करीब जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम हुआ था सुबह के 9:18 और मैंने यहाँ पर अपना रिवीजन शुरू किया था। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी ल्यूसेंट, जिसमें मैंने स्टार्ट किया हुआ है संविधान। अब मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि भारत में जो पहली बार वोट दिए गए थे महिलाओं के द्वारा, उनको वो अधिकार किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो उसका राइट आंसर था मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। ठीक है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे लॉर्ड जॉर्ज। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ था 10:07 और मैं अभी भी संविधान ही स्टडी कर रही थी। उसमें मैं आगे का टॉपिक भी, जिसका नाम था भारतीय संविधान सभा, उसमें मैंने डे 4 का जो भी टॉपिक था वो रीड आउट किया था। फ्रेंड्स, देखो, अगर हम अभी से स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा ही लॉस होगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें नहीं पता कि कितना टाइम होगा, कितना टाइम हमें गवर्नमेंट देगी, एग्ज़ाम शेड्यूल कितना होगा। तो अभी से जितना भी टाइम हमें अभी मिला है, हम उसे यूटिलाइज करें। ये हमारा एक मोटिव होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम अपने शेड्यूल को अपने तरीके से नहीं एंजॉय करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि सब हमें डीमोटिवेट करने के लिए ही आते हैं। और अगर एक लेडी की बात की जाए तो एक लेडी को तो उसके फैमिली, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। तो इसीलिए हर एक लेडी को, चाहे उसके पास 2 घंटे का टाइम हो या 2 मिनट का टाइम हो, जितना भी उसके पास टाइम है, तो उसे अपने टाइम को अपनी प्रिपरेशन में ही लगाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम अपने टाइम को अपने स्टडी में आज नहीं लगाएंगे तो कल वो टाइम भी हमारे पास नहीं होगा, और जिससे कि हमारे पास जो टाइम कल से होगा उसमें अगर हमारा वर्क नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज से अभी से ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिना एक सेकंड गवाए। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई पेपर की या कोई चीज़, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी अपना एक शेड्यूल बनाइए और अपने टाइम को वहाँ यूटिलाइज़ कीजिए। तो अभी मैंने अपना सेकंड स्लॉट शुरू किया है और वो मैंने 15:15 मीन्स की 3 बजे दोपहर में शुरू किया था। उसके बीच मुझे बहुत सारा काम था तो मैंने वो किया था। सुबह का स्लॉट मेरा 9 बजे शुरू हुआ था और वो मैंने 10 साढ़े 10 बजे कंप्लीट किया था। अभी मुझे 3 बजे टाइम मिला है तो मैंने फिर से अपना स्टडी को स्टार्ट कर दिया है। 3:18 हो चुकी थी और मैंने दूसरा स्लॉट शुरू किया है। अभी मैं इसे देखते हैं कब तक कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी इंग्लिश में मैंने आज अपना वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। वर्ब में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि
मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सब आते हैं। तो मैंने अपना यही टॉपिक कंप्लीट किया था और इसमें मैं माइट, शैल, शुड, वुड, विल, ये सब टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये मैंने वर्ब के अंदर स्टडी किया है। गाइस, अगर हम आज अपना एक दिन को गवा देंगे तो हम जितने भी अब आगे जो दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, मैं आपको बता दूं कि मैं EMRS की तैयारी कर रही हूं और EMRS का अभी पता भी नहीं कि वो कब आएगा, लेकिन मैंने अपनी तैयारी आज शुरू कर दी है। तो गाइस, आपको भी अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी तैयारी को शुरू नहीं करेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत कम होगा जब हमारा एग्ज़ाम आएगा, और एग्ज़ाम आएगा उसके बीच एग्ज़ाम होने तक के जो टाइम होता है उसमें हमें नहीं पता कि हम कितना टाइम कंज्यूम करेंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर के, और फिर हमारे पास क्या होता है बाद में एक पछतावा, जब हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलता है, जब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में एक पछतावा रह जाता है कि काश हम अपना टाइम तब लगा लेते, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम तब कर लेते तो शायद हमारा एग्ज़ाम आज निकल जाता। तो इसीलिए अभी मैंने शुरुआत की है और आप भी मेरे साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ या फिर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, नहीं। मैंने सिर्फ एक CTET का एग्ज़ाम क्लियर किया था, CTET पेपर 1, जो कि मैंने B.Ed में ही कर लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, जब अभी जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का कि CTET पेपर 1 नहीं वैलिड होगा B.Ed के लिए, तो फिर मैंने CTET पेपर 2 अपना पेपर दिया था और उसके बाद मैंने उसे अचीव भी किया। लेकिन मेरा जो CTET पेपर 2 है उसमें मेरे मार्क्स हैं 89। अब मैं DSSB का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी क्योंकि 89 वाले जो OBC कैंडिडेट होते हैं उसे सेंट्रल पर नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए अभी मैं OBC से भी हूँ और मैं सेंट्रल से भी नहीं हूँ। अगर मैं दिल्ली से होती तो शायद मैं वहाँ पर एलिजिबल हो जाती, लेकिन अभी मैं दूसरी साइड से हूँ। तो गाइस, इसीलिए मैं DSSB का एग्ज़ाम फिल नहीं कर पाई। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम अपना CTET को दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ अपने EMRS के सिलेबस को। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना टाइम डिनोट कर रखा है कि मैं 2 घंटे अपने CTET को दूंगी, साथ ही साथ मैं अपने EMRS को भी 4 से 5 घंटे देने की कोशिश कर रही हूँ। CTET में सिर्फ और सिर्फ मैं अपने 2 सब्जेक्ट की स्टडी करती हूँ, एक होता है साइंस, दूसरा होता है मैथ, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं हम उसी में ही पीछे रह जाते हैं, और अगर हम उसमें पीछे रह जाते हैं तो फिर हमारा सब्जेक्ट ही हमें फेलियर फेस करने को देता है। तो इसीलिए अब मैं अपना सब्जेक्ट मजबूत कर रही हूँ और अभी से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम साथ में मिल कर के अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं EMRS में जैसे कि मैंने सुबह पढ़ा था ल्यूसेंट, तो मैं वो पढ़ रही हूँ EMRS के लिए, और EMRS में इंग्लिश भी आती है। लेकिन आपको एक अच्छी खबर ये है कि EMRS का अगर कोई स्टूडेंट है और वो EMRS के पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए पेपर 1 में सिर्फ कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि हमारा करंट अफेयर हो गया,
और करंट अफेयर के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी और हमारा रीजनिंग, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि पेपर 1 में आते हैं। और सेकंड पेपर में आता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सबका अलग अलग होता है। तो इसमें मेरी एक एडवाइस है कि EMRS में जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर किसी के पास मैथ नहीं था, किसी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ नहीं था, तो उसे मैथ नहीं करना है, क्योंकि उसके सिलेबस में सिर्फ रीजनिंग दिया हुआ है, मैथ नहीं दिया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को मैथ से डर लगता है तो फिर वो क्या कर सकता है, वो रीजनिंग कर तो सकता है और साथ ही साथ इस पेपर की अच्छी तैयारी भी कर सकता है। इसीलिए आप सभी से मेरी यही उम्मीद है कि आप अपने पेपर को अच्छे से, बहुत अच्छे से इसका पहले सिलेबस करो और उसके बाद इसके मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे कि अब मैंने शुरू किया है अपना थर्ड स्लॉट 10 बजे मैंने अपना थर्ड स्लॉट शुरू किया था और मेरा बैकग्राउंड साइंस है, तो मैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही थी 9th क्लास का, शैल। और इसमें मेरा जो शैल चैप्टर है ये मैंने पहले भी बहुत बार रीड आउट किया है, तो इसीलिए ये बुक, इस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है टॉपिक्स को। तो फ्रेंड्स, बस मैं ये ही बोल रही हूँ कि अगर आप अपने कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी से ही उस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर आने में, पेपर होने में, उस सब के बीच में कितना टाइम हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी इंसान कुछ भी कहता है, लेडीज़, अगर आप लेडीज़ हैं और आपको आपके परिवार वाले या फिर आपको रिलेटिव्स परेशान करते हैं, ये बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा या तुम कुछ नहीं कर सकते हो या आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं होता है। ये कुछ भी नहीं है अगर हमारी लगन सच्ची है। तो अगर आपके पास एक लगन है, एक जुनून है, एक जज्बा है, तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और अपनी स्टडी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और मैं भी नहीं जानती कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी सीटेट पेपर 2 की, क्योंकि मेरा पेपर में मार्क्स 1 नंबर से मैं जनरल में आते आते रह गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा इन फ्यूचर कभी भी अगर मुझे जनरल वाली कैटेगरी में क्वालिफाई करना हो एग्ज़ाम, तो मैं ना कर पाऊँ। इसीलिए मैं दोबारा से सीटेट दूंगी और साथ ही साथ मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ अपनी EMRS पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि EMRS में जनरल वाली कैटेगरी OBC को नहीं चाहिए। OBC में जितने मार्क्स हैं उसको वही कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो OBC के लिए उसमें 82 मार्क्स होने ही होने चाहिए और जनरल में 90 मार्क्स, SC ST में भी 82 मार्क्स। इसीलिए EMRS की तैयारी में मैं अभी से ही लग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि EMRS में 82 मार्क्स पर OBC को कंसीडर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ था 12 बजे का और मैं रात के 12 बजे अपनी साइंस को फिर से शुरू कर रही थी। ये साइंस थी मेरी सीटेट की और इसमें मेरा जो टॉपिक था वो था मिरर, और मिरर टॉपिक को मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया था। नेक्स्ट, अभी मैं जब ये सीटेट की प्रिपरेशन कर लूँगी उसके बाद फिर मैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को टाइम दूंगी। मीन्स कि EMRS की प्रिपरेशन जब सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं EMRS की प्रिपरेशन को और ज़्यादा टाइम दे करके उसे क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आप कभी भी अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए ये मत सोचो कि आप
ट्राई करेंगे, नहीं, ट्राई नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है और पूरी पूरी कोशिश करनी है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना पूरा टाइम, चाहे आपको 2 मिनट मिली है या 10 घंटे मिले हैं, आप अपना पूरा टाइम अपनी स्टडी में लगाइए। क्योंकि अगर आप एक लेडी है तो आपको भी पता होगा कि एक लेडी को हर एक काम से अपना टाइम बचा करके तब अपनी स्टडी को देना होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम में बहुत पीछे जा रहे हैं, और यही फ़ायदा उठाते हैं हमारे आसपास के व्यक्ति, जो हमें बोल करके चले जाते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर तुम्हारा हर बार एग्ज़ाम निकल जाता है। तो आप अपना एग्ज़ाम और अपनी स्टडी को अपने तरीके से इंजॉय करिए, और साथ ही साथ उसके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती मैं, जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम को निकालिए। चाहे आप रात में पढ़ें, चाहे आप सुबह में पढ़ें। जैसे कि अभी मैंने आपको टाइम दिखाया है कि अभी टाइम हो रखा था 1:30 बज रहा था, और अभी मेरा ये स्लॉट ख़त्म हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।